Welcome students to our video lecture series. First of all, I want to wish all the students a happy Raja, especially girls. ठीक है, ये आप लोगों का फेस्टिवल है, आप लोग इसको एंजॉय करो। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि जो फ्रांस था उसका इकोनॉमी पूरा डाउन हो चुका था। ठीक है, जिसके कारण टैक्स बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। राजा टैक्स बढ़ाने के लिए क्या किया था, उसने स्टेट जनरल मीटिंग बुलाया था। वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। जनरल मीटिंग में क्लर्जी के 300 मेंबर, नोबिलिटी के 300 मेंबर और जो थर्ड स्टेट है उसके 600 मेंबर मीटिंग में अटेंड किए थे। ये हमने देखा था। और उसमें क्या हुआ था उस मीटिंग में कि जो ये आमने सामने बैठे थे क्लर्जी और नोबिलिटी, और जो अपने थर्ड स्टेट वाले वो बेचारे खड़े थे, जिससे उनको इंसल्ट फील हुआ था। उन्होंने अपना डिमांड 400 वर्ड्स में लिख के लाया था, तो एक भी डिमांड उनका फुलफिल नहीं हुआ था। और जो वोटिंग सिस्टम था 1-1 वोट था सबके लिए, वो वोटिंग सिस्टम भी वो चेंज करना चाहते थे, लेकिन जो राजा ने उनको मना कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे और ये लोग चले गए उठ के एक इंडोर स्टेडियम में, जहां वो अपना आपको खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उनके लीडर थे कौन, मीराबाई और एबेसियस। ठीक है, तो ये दो इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि वो जो नेशनल असेंबली वो खुद को अपना जो है पार्लियामेंट ही घोषित कर दिया, अपने आप को नेशनल असेंबली बना दिया। ठीक है, और पूरा फ्रांस में जो है बगावत शुरू हो गया, रिवोल्यूशन शुरू हो गया। और आखिरकार राजा को जो है सरेंडर करना ही पड़ा, वो झुका। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्रिविलेजेस मिलते थे फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट को, वो सब प्रिविलेजेस हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये जो नेशनल असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि ये जो प्रिविलेजेस मिलता था फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट, इस सबको हटा दिया जाए, राजा का पावर को रिड्यूस कर दिया जाए। लैंड जो चर्च के पास था उसको कब्जे में लेकर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दिया जाए गरीबों में बराबर बराबर। और तीसरे जो उनका डायरेक्ट टैक्स था इसको भी हटा दिया था। ये सब कब हुआ था, 4 अगस्त 1789 में। और उस दिन क्या हुआ था, ये 4 अगस्त 1789 के रात में ये सब डिसीजन लिया गया था। और जो फ्रांस था ये मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया। मोनार्की मतलब जो सिर्फ राजा का पावर होता था, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वो राजा अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो ये सब हुआ था 4 अगस्त 1789 में। उसके बाद जो ये नेशनल असेंबली, इन्होंने 1791 में अपना खुद का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी बना डाला। ठीक है, और इसका मेन मकसद क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ किंग। राजा का जितना पावर था उसको लिमिट कर देना। और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट था वो बोले कि वो राजा तो नहीं चलाएगा, गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। किसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटर तुम्हें पता ही है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी फिर भी बताता हूँ। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो रूल्स बनाते हैं, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे हमारे देश में आईएएस अफसर और ओएएस अफसर वगैरह। और जुडिशियरी, जुडिशियरी कौन होते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह। ठीक है, अगर ये लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो जुडिशियरी देखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज फ्रांस में चल रहा था उस समय। ठीक है, देखो फ्रांस का सोसाइटी कुछ ऐसे बन गया था उस समय। ठीक है, जो फ्रांस में 28 मिलियन लोग थे, फ्रांस का पॉपुलेशन बढ़ गया था, हमने देखा था 22 से 28 मिलियन तक पहुंच गए थे। जो 28 मिलियन लोग थे उसमें सिर्फ 4 मिलियन लोग के पास ही क्या था, वोट देने का अधिकार था। ठीक है, सिर्फ 4 मिलियन लोग वोट देते थे। अच्छा, मैं अभी बताऊंगा वो 4 मिलियन लोग कौन थे। तो ये 4 मिलियन लोग क्या करते थे, 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। ठीक है, और ये 50,000 इलेक्टर्स क्या करते थे, इन टर्न जो है 745 मेंबर्स चुनते थे, किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। ठीक है, और ये जो 745 मेंबर्स, इनके पास सारा पावर होता था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये राजा को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और साथ में जितने मिनिस्टर्स इस सबको कंट्रोल करते थे। मतलब देखा जाए तो नेशनल असेंबली अपने पास सारा पावर रख लिया था। फिर भी राजा के पास एक वीटो पावर था। ठीक है, वो कभी 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 यूज कर सकता था वीटो पावर, मतलब
कुछ पावर राजा को दिया हुआ था, बाकी सारे पावर जो है वीटो पावर में क्या होता है, ये लोग कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अगर वो उनके देश के खिलाफ हो कुछ हो तो राजा अपना पावर यूज कर सकता था। तो इस तरह से बांटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओनली 4 मिलियन पीपल वर अलाउड टू वोट। तो ये 4 मिलियन लोग कौन थे, ये 4 मिलियन लोग 50,000 इलेक्टर्स और 50,000 इलेक्टर्स 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये 4 मिलियन लोग कौन थे बताता हूँ, ठीक है। तो वो जो 4 मिलियन थे जो मतलब वोट दे सकते थे फ्रांस में उस समय, उनको कहा जाता था एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और जो वोट नहीं दे पाते थे उनको कहा जाता था पैसिव सिटीजन। तो दो तरह के सिटीजन थे, एक था एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन। तो ये एक्टिव सिटीजन कौन लोग थे, तो एक्टिव सिटीजन पहले तो वो उसका जो जेंडर मेल होना चाहिए, ठीक है, उसका एज 25 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए, और वो कम से कम जो लेबर होता था फ्रांस में उसका 3 दिन का जितना वेज होता है उतना तो वो महीने का टैक्स देता हो, ठीक है। एक्टिव सिटीजन आर दो सिटीजन्स, they have to be male, first criteria conditions, their age should be above 25 years and they should be able to pay the tax at least for 3 days of a labor's wage, मतलब वो उतना टैक्स कम से कम देते हो जो कि एक 3 दिन का दिहाड़ी मजदूर है उसका सैलरी के बराबर हो, उसका पेमेंट के बराबर हो, 3 दिन का जो है वेज है उसके बराबर टैक्स देते हो। तो उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कैटेगरी में रखा गया और वही लोग जो है वोट दे सकते थे, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसका शुरुआत उन्होंने कैसे किया, जैसे हमारे प्रीएम्बल में है, उन्होंने भी वही चीज शुरू किया, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं जो नोट दूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था वही सब चीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। और ये जो है, ये जो फैसिलिटी, ये जो प्रिविलेज, ये सबको मिले, ठीक है, गिवन टू ऑल, इसमें मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबको ये फैसिलिटी मिले, ये। और इसको कौन देखेगा, इसको गवर्नमेंट देखेगा। अब मैं पहले ही बोला था, अब गवर्नमेंट किसके हाथ में आ गया था, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गया था, ठीक है। वो लोग चुनते थे अपने मेंबर्स और वही मेंबर्स कंट्रोल करते थे फ्रांस को, ठीक है। 1789 के बाद फ्रांस में लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ठीक है। कारण था कि जो फ्रांस का जो राजा था लुइस 16, वो क्या कर रहा था, प्रूसिया एक अलग कंट्री था, प्रूसिया के राजा के साथ वो क्या करता था, वो नेगोशिएशन कर रहा था और गुप्त बातें कर रहा था, सीक्रेटली उनके साथ वो सांठ गांठ बिठा रहा था, ठीक है। ये सब लोगों को, जो फ्रांस के लोगों को पता लग गया कि उनका राजा जो है प्रूसिया के राजा के साथ कुछ मिली भगत कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअली कर क्या रहे थे, ये प्लान कर रहे थे कि नेशनल असेंबली जो फ्रांस है उस पर अटैक कर दे, क्योंकि जो बाकी देश थे यूरोप में उनके राजा को क्या लगने लगा, अब फ्रांस में देखो राजा का हालत क्या कर दिया, अगर यही सब रिवोल्यूशन हमारे कंट्री में हो जाएगा तो हमारे कंट्री के लोग हमें भी वही हालत में डाल देंगे। तो इसलिए जो है ये प्रूसिया के साथ क्या है, ये गुपचुप सीक्रेट बात सब करना शुरू किया था, किस तरह से इनको दबा दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हुआ था अप्रैल 1792 में। तो यहाँ दो कंट्री थे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के बारे में तुम्हें पता ही था, ऑस्ट्रिया के बारे में क्या था, जो लुइस 16 थी उसकी जो बेगम थी, वाइफ थी, वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। तो ये सब चीज जो है नेशनल असेंबली के लोगों को पता लग गया। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया कि ये लोग पहले अटैक करें इन पे, नेशनल असेंबली ने अपना आर्मी फॉर्म किया और उन्होंने खुद इन पे अटैक कर दिया, किन पे, ये राजाओं पे। ये झगड़ा था जो आम पब्लिक वर्सेस कौन, किंग्स, ठीक है, राजाओं के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। और नेशनल असेंबली में उस समय देखो, जैसे देशभक्ति के गाने हमारे देश में जब नेशनलिज्म चल रहा था तो वंदे मातरम सब गाने शुरू कर दिए थे, इसी तरह से वहां पे जो है जो नेशनल असेंबली के लोग जो आर्मी ज्वाइन करने जा रहे थे ना, वो लोग एक गाना गाते थे जिसका नाम था मर्सेलेस, ठीक है। मर्सेलेस बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया, अभी भी मर्सेलेस उनका नेशनल एंथम है। तो ये इसको लिखा किसने था, रॉजर डे इसले ने, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार बुक में, रॉजर डे इसले ने इसको गाना लिखा था जिसका नाम था मर्सेलेस, क्योंकि मर्साइल्स करके एक जगह है, वहां से जब लोग पेरिस को और आर्मी ज्वाइन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो गाना गाते हुए जा रहे थे, तो गाना का नाम क्या रख दिया था, मर्सेलेस, ठीक है। ये उनका नेशनल एंथम है, बन गया फ्रांस का, अभी भी उनका नेशनल एंथम क्या है, मर्सेलेस है, ठीक है। तो
ये जो झगड़ा हो रहा था ये राजाओं के बीच में और आम जनता के बीच में, ठीक है। तो जब वार चल रहा था तो जितनी भी औरतें थी वो क्या कर रही थी, वो घर संभाल रही थी, ठीक है। लेकिन एक चीज हुआ था, जब नेशनल असेंबली में जब फॉर्म हुआ, हमने पहले देखा कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो लोग पैसे वाले थे, क्योंकि जो तीन लेबर का 3 गुना 3 दिन का वेजेस का जो है उतना कम से कम टैक्स देते थे, वही लोग एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। तो ये एक्टिव सिटीजन थोड़े पैसे वाले थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, तो इनका जो बाकी लोग थे, ठीक है, जैसे ये सर्वेंट, लेबर, शॉपकीपर, मजदूर वगैरह जो भी थे, तो ये लोग सब क्या किए थे, इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, जिसका नाम दिया था जेकोबिन क्लब, ठीक है। और जेकोबिन क्लब, और इनका लीडर कौन था, इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, तो फ्रांस का जो हालत तो एक तो पहले ही खराब था, और ऊपर से जो है इन्होंने वार लड़ना शुरू कर दिया राजाओं के खिलाफ, ठीक है। और ये फ्रांस के लोग जितने गरीब लोग थे सारा दोष किस पे मर दिया, लुइस 16 पे। क्यों, ना ही वो खुफिया बातें करता प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ, ना ही ये वार होता, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 को इन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, पहले जहां पे वो राजा उनका लुइस 16 था, उस पे अटैक कर दिया। अटैक करके उन्होंने क्या किया, जितने भी गार्ड थे सबको मार दिया, और राजा को पकड़ के उसको बंदी बना दिया और उसको जेल भेज दिया, ठीक है। तो राजा का हालत उन्होंने पूरा खराब कर दिया, ठीक है। अब जब राजा को जेल भेज दिया तो वहां पे तो कोई लीडर था ही नहीं, कोई हेड था नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस हुए। और इस बार इलेक्शंस में क्या हुआ, जो भी 21 ईयर से ऊपर था सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे वो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है बच्चों। इलेक्शन हुआ, और उसके बाद क्या है, जो नया असेंबली बना उसका फिर नेशनल असेंबली उसका नाम नहीं रखा था, उसका नाम क्या रखा था, कन्वेंशन, ठीक है। और 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, फ्रांस एक मोनार्क से रिपब्लिक बन गया, ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड जिसको आम आदमी चुनता है उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक, जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, ठीक है। हेड कौन है, मोदी है, मोदी को हमने चुना है, ठीक है। तो फ्रांस जो है एक मोनार्क, पूरा पहले मोनार्क था, मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था, अब जो है पूरा जो है रिपब्लिक बन गया, ठीक है। ये सब कब हुआ था, ये हुआ था 21 सितंबर 1792 में। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर लुइस 16 जो राजा था उसका क्या हुआ, उसको 21 जनवरी 1793 में उसको क्या है, मार दिया गया, ठीक है। बेचारा राजा को जो है मार दिए, लोगों ने उसको फांसी पे टांग दिया। और इसके कुछ दिनों बाद उसकी जो रानी थी, कौन, मेरिया एंटोनेट, उसको भी मार दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जेकोबिन्स जो क्लब बनाए थे इनकी सरकार बनी, ठीक है, किनकी, जेकोबिन्स की। और जेकोबिन्स का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उनका हेड बन गया, और वो क्या बन गया, पूरा गवर्नमेंट का हेड बन गया फ्रांस का। तो उसका शासनकाल, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासनकाल है, वो सिर्फ 1 साल टिका। 1793 में वो हेड बना, और 1794 में उसको भी मार दिए, ठीक है। अब क्यों मारे, देखो, अभी जो है जो उसका शासनकाल था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, उसको कहा गया रेन ऑफ टेरर। रेन का मतलब काल, रेन ऑफ टेरर, ठीक है, आतंक का समय या फिर आतंक का काल। क्योंकि ये जो इतना स्ट्रिक्ट था, कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जो उसके दुश्मन थे जिससे वो रिवेंज लेना चाहता था, मतलब बदला लेना चाहता था, सबको वो मार देता था, ठीक है। तो उसको मारने का तरीका भी कुछ अलग था, उसको कहते थे गुलोटिन, ठीक है। गुलोटिन क्या होता है, गुलोटिन एक लकड़ी का फ्रेम होता है, दो लकड़ी के बीच में एक ब्लेड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ऊपर ब्लेड होता है, किसी का सर यहाँ पे रखते थे और ब्लेड को गिरा देते थे, तो क्या होगा, सर कट जाएगा। तो ये जो भी उसका दुश्मन था सबको वो गुलोटिन कर देता था, ठीक है। जैसे जो क्लर्जी के थे पुराने, जो क्लर्जी नोबिलिटी के लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के लाता था, उनको मार देता था। और यहाँ तक कि जो उसके खुद के सपोर्टर थे, जो उसको ऑब्जेक्ट करेगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को, वो उसको मार देगा।
इसीलिए इसका टाइम जो था, इसको कहा गया 1793 से 1794 के बीच में रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो मैक्सवेल रॉबर्टस्पियर के क्या क्या कारनामे थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही गॉट पीपल एग्जीक्यूटेड हु वर थ्रेट टू हिम, जिनसे उसको डर था कि उसके गद्दी के लिए कोई खतरा है, ठीक है, वो सबको मरवा देता था। साथ में उसने क्या कर दिया था, ये सैलरी फिक्स कर दिया था, उससे ज्यादा कोई सैलरी ले नहीं सकता। ठीक है, सेट अप ए लिमिट फॉर वेजेस, जो भी तनख्वाह था उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता। और क्या क्या था उसने, लिमिटेड द अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड वन कुड बाय, मतलब एक आदमी एक लिमिट अमाउंट का ही ब्रेड और मीट खरीद सकता, उससे ज्यादा वो खरीद नहीं सकता, उसको अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर्स थे उनको जो है वो अपना हार्वेस्ट को खुद बेच नहीं सकते थे, जो रेट वो फिक्स किया था रॉबर्टस्पियर ने वही रेट में उनको बेचना पड़ता था। तो पहले जो वहां पे व्हाइट ब्रेड हुआ करता था जो कॉस्टली था उसको उसने बंद करवा दिया। उसके बाद उसने एक नया ब्रेड शुरू किया जिसका नाम दिया इक्वालिटी ब्रेड, मतलब सभी लोग वही ब्रेड खाएंगे, दूसरा ब्रेड नहीं खाएंगे। इसके बाद जो वहां पे फ्रांस में जो सर और मैम बोलने का जो प्रथा था, ठीक है, जेंट्स को सर और लेडीज को मैम, उसको बंद करवा दिया और सिटीजन का प्रथा शुरू कर दिया कि फ्रांस में कोई सर मैम नहीं होगा, सब क्या होंगे, सिटीजन्स होंगे। उसके बाद उसने चर्चेस, जो चर्च के बड़े बड़े चर्च थे उनका ऑफिस थे वो सबको उसने बंद करवा दिया। ठीक है, बंद करके उसने गवर्नमेंट ऑफिसेस वहां पे खोल दिया। ये और बहुत सारे कारनामे उसने किए हैं। ठीक है, मैं 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी 5 इसमें से लिख डालना। ठीक है, तो उसके जो खुद के ही सपोर्टर्स ने उसको ये सब पॉलिसीज के रीजन मांगने लग गए, लेकिन रॉबर्टस्पियर जो है वो खुद के धुन में ही चलता रहा। ठीक है, तो रॉबर्टस्पियर के जो कारनामे देख के कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, गिल्टी करार दे दिया, उसको अपराधी करार दे दिया और उसको क्या किया, ये गुलोटिन वाला सजा उसको मिल गया, उसी का भी गला काट दिया गया। ठीक है, अब जो है फ्रांस में तो कोई सरकार रही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके पास पावर आ गया। ठीक है, क्योंकि जेकोबिन जैसे उनका हेड गिर गया तो जेकोबिन का सरकार खत्म हो गया। अब तो जेकोबिन की सरकार जो है गिरने के बाद मैक्समिलियन रॉबर्टस्पियर को बुलेटिन कर दिया, मार दिया। तो उसके बाद जो है जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या है अपने हाथ में सत्ता ले लिया और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था पहले, देखो एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें जो है उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, ओनली पर्सन विथ हाउस, मतलब जिसके घर, जिसके पास खुद का घर हो, जायदाद हो, जमीन हो, वही लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, और वो लोग किसको वोट देते थे, वो लोग वोट देते थे टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया उन्होंने उसको उनके लिए वोट देंगे। और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या किया, एक डायरेक्टरी चूज करेगा जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स। उन्होंने देखा कि एक हेड होने से अच्छा कि 5 हेड हो, 5 हेड होंगे तो क्या होगा, तो कोई एक आदमी अपना डिसीजन नहीं लेगा। जैसे उन्होंने देखा पहले क्या हुआ था, जेकोबिन्स आए थे तो उनका एक आदमी था रॉबर्टस्पियर, वो अपना मर्जी चलाया, रेन ऑफ टेरर हो गया पूरा 1 साल। ठीक है, इसलिए 5 मेंबर्स बनाया, 5 हेड बनाया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि ये जो डायरेक्टर के लोग थे इनका और ये काउंसिल के लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, गुस्सा होकर इनको डिसमिस कर देते थे, तो उनका काम रोक देते थे। ठीक है, तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी था नहीं वहां पे। तो इसमें क्या हुआ, तो इसका फायदा उठाया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने। ठीक है, जो मिलिट्री में था वो डिक्टेटर बना बाद में, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो क्या किया, एक मिलिट्री में था। ठीक है, उसने क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया, फ्रांस को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें वुमेन का क्या रोल था। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में तुमको वुमेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग वुमेन थे वो उस समय क्या काम करती थी, वो फल बेचती थी। ठीक है, और फूल वगैरह बेचती थी, घरों में जाके काम करती थी, बर्तन वर्तन मांजती थी, तो ये सब काम वुमेन करती थी। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लड़कियां थी वही स्कूल जाती थी, बाकी जो थर्ड स्टेट के जो लड़कियां थी उनको स्कूल जाना उनपे पाबंदी था, उनको उनके लिए था नो एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन था ही नहीं। ठीक है, तो उनके लिए जो है बहुत लाइफ जो है बहुत हार्ड था, जो थर्ड क्लास जो अपने थर्ड स्टेट की वुमेन थी।
ठीक है, दूसरों के घर में काम करती थी और ऊपर से उनका घर का काम, खुद का वर्कलोड बहुत ज्यादा था। घर का काम करना, ब्रेड की दुकान में लाइन पे लगना, ठीक है, बहुत ज्यादा उनका काम बढ़ गया था उस समय। ठीक है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, तो उन्होंने अपना खुद का क्लब्स मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाया, न्यूज़पेपर अपना खुद का छापने लगे। ठीक है, एक टाइम था जब वहां पे 60 पॉलिटिकल क्लब्स बना दिए थे उन्होंने, कौन, वुमेन ने। और उसमें जो मेन पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, तो उनका जो उनका डिमांड्स क्या था, देखो उनका डिमांड था उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक है, राइट टू वोट, क्योंकि 1791 वाला कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि सिर्फ मेल सिटीजन को राइट था, है ना, तो उनको राइट टू वोट मिले, वोट देने का अधिकार। ठीक है, और उनको असेंबली में मेंबर भी बनाया जाए, मतलब ठीक है, मतलब जाके वो राइट टू बी इलेक्टेड, मतलब उनको खुद को मेंबर बनाया जाए। ठीक है, ये सब डिमांड्स उनका था। तो गवर्नमेंट इनका जो डिमांड फुलफिल तो नहीं किया, लेकिन वुमेन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिया गया। तो क्या क्या स्टेप्स लिया गया, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ नए लॉस बनाए गए हैं। ठीक है, देखो उनको पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं मिले, जैसे राइट टू वोट वगैरह वो सब तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज अच्छा हुआ, जैसे मेड न्यू स्कूल एंड एजुकेशन कंपलसरी, जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया और लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। नो मोर फोर्सफुल मैरिज, उनको ना जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता था, अब फोर्सफुली कोई किसी को शादी नहीं करा सकता था। मैरिज जो था एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, और इसको रजिस्टर करना जरूरी हो गया। ठीक है, तो मैरिज टर्न इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड वाज रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ, एक लॉ बनाया गया, अगर कोई भी शादी करेगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के पास। डिवोर्स को लीगल कर दिया गया, पहले डिवोर्स लीगल नहीं था। ठीक है, अब जो है डिवोर्स एक लीगल ऑथोरिटी बन जाएगा। उसके बाद वुमेन वर ट्रेन, जो लड़कियां थी उनको ट्रेनिंग दिया जाता था अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे सिलाई बुनाई मोमबत्ती बनाना, इस तरह से उनको शुरू दिया गया था। ठीक है, लेकिन इनको जो है पॉलिटिकल राइट्स फिर भी नहीं मिला था। लेकिन जब वो रेन ऑफ टेरर आया मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को, वो सब किया है, वो वुमेन का सारा जितने भी फैसिलिटी मिलता था वो सब बंद करवा दिया था। ठीक है, रॉबर्सपियर ने और क्या किया था, वो जो वुमेन थी जो पॉलिटिकल में आना चाहती थी उन सबको जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ठीक है, तो रॉबर्सपियर बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो वुमेन को ये सब फैसिलिटीज मिले। और ये जो पॉइंट्स वुमेन के ऊपर मैंने बताया था, तुम उसके कर्तृत्व में, उसके कारनामे में जो पॉइंट थे रॉबर्सपियर, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, उसमें भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जो भी उसके खिलाफ होता था, जैसे बहुत सारे वुमेन थी जो इसको रजिस्ट किया, वो उनको भी बुलेटिन करके मरवा दिया था। ठीक है, तो रॉबर्सपियर था ही ऐसा। लेकिन वुमेन की जो राइट टू वोट है, ये स्ट्रगल जो है कई सालों तक चला उनका। ठीक है, और आखिरकार उन्होंने 1946, देखो कितने साल बाद उनको जो है राइट टू वोट मिला। ठीक है, ये अधिकार उनको 1946 में मिल गया। 1946 के बाद वुमेन को भी वोट देने का अधिकार और उनको भी पॉलिटिक्स में खड़ा होने का, पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार मिल गया था। ठीक है, नेपोलियन से पहले जितने भी वहां पे गवर्नमेंट बना, उन्होंने एक चीज किया था, वो था स्लेवरी को, जो था स्लेवरी उसको एबोलिश कर दिया था, गुलाम प्रथा। ठीक है, तो गुलाम प्रथा को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो एरिया है, ये एरिया को कहा जाता है कैरिबियन रीजन। यहाँ बहुत सारे कंट्री ने अपना कॉलोनीज बना रखा था। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था, मतलब कब्जा में रखा था। ठीक है, तो फ्रांस के भी कुछ कॉलोनीज थे, जैसे यहाँ पे ग्वाडेलोप, सेंट डोमिंगो, मैर्टिन क्विक, ठीक, ये सब इस सब क्या कौन थे, ये सब कॉलोनीज था। ठीक है, और जो कैरिबियन रीजन में था, यहाँ पे जो है स्लेव्स की कमी थी, मतलब जो काम करने वाले लेबर्स वहां पे नहीं मिलते थे, और जो अमीर लोग थे वो लोग क्या करते थे, वहां पे प्लांटेशन बना कर रखा था, कहाँ, कैरिबियन रीजन में। तो वहां पे शुरू हो गया था एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किसके बीच में हो रहा था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास था इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, ये लोग देखो, जो फ्रांस के दो शहर थे, उस शहर का नाम था बॉर्डियक्स और नैंटेस। यहाँ से क्या करते थे, शिप निकलता था और वो जाता था कहाँ, अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, अफ्रीका है, और यहाँ पे तुम्हारा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा यूरोप है,
यहाँ से शिप निकाल के वो क्या करते थे, जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका में क्या करते थे, यहाँ पे जो उनका चीफ होता था राजा टाइप, तो उसको पैसा देके स्लेव्स को खरीदते थे, ठीक है, और जहाज में भर के उनको ले जाते थे, कहाँ पे, ये कैरिबियन एरिया में, ठीक है, प्लांटेशन में, और यहाँ से उनको क्या मिलता था, टबाको, ठीक है, कॉफी, टी, जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप्स है उसी जहाज में भर के वो ले जाते थे। तो यहाँ से वो आते थे पैसा लेके, यहाँ से स्लेव्स खरीदते थे, और यहाँ से स्लेव को जहाज खाली कर देते थे, खाली जहाज में वो बाकी जितना टबाको, टी, कॉफी वगैरह सब भर के ले जाते थे। इसी का नाम था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। बाद में जब नेपोलियन आया तो उसने दोबारा शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जो दिया है बुक में क्या दिया है कि इस स्लेवरी को एबोलिश कर दिया था फ्रांस में, ठीक है। वहां फ्रांस में सरकारें तो बदलती रही, लेकिन कुछ चीजें अच्छा हुआ था, क्योंकि जैसे उनका रिवोल्यूशन हो गया था, उसके बाद से उनका जो है वोट देने का अधिकार मिल गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये जो राइट फॉर प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो है फ्रांस के लोगों को मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। पहले जो सरकारें थी, जैसे उनका जेकोबिन्स, ठीक है, जेकोबिन्स ने स्लेवरी को बंद करने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उनको वहां से फंडिंग होता था जेकोबिन्स को, ठीक है, क्योंकि 18th सेंचुरी में पूरा फ्रांस में लोग जो है स्लेवरी बंद करने के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कन्वेंशन आया, कन्वेंशन उनका असेंबली का नाम थे, मैंने बताया था ना, कन्वेंशन नाम दिया था, 1794 में उन्होंने स्लेवरी को बैन कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1804 में कौन आया था, नेपोलियन आया था, तो नेपोलियन ने दोबारा स्लेवरी सिस्टम को शुरू कर दिया था, लेकिन फाइनली स्लेवरी 1846 में ही बंद हुआ। ये तुम्हारा एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्लेवरी फाइनली कब बंद हुआ था, ये 1846 में स्लेवरी जो है बंद हो गया था। 1789 के बाद फ्रांस में और भी कुछ चेंजेस हुए थे, ठीक है, जैसे हमने देखा था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इसी तरह से एबोलिशिंग ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, पहले जब ओल्ड रिजाइम था, ओल्ड रिजाइम मतलब 1789 से पहले जो राजाओं का शासन था, उसमें तुम कुछ भी छाप नहीं सकते थे ना। देखो आजकल सेंसरशिप लगता है मूवीज वगैरह में, तो उस समय तो मूवीज थी नहीं, तो उस समय बुक्स, न्यूज़पेपर और प्ले जो भी तुम करोगे, ठीक है, वो तुम्हें परमिशन लेना पड़ता था, सेंसरशिप लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये एबोलिश कर दिया गया था सेंसरशिप। अब जो है लोग खुल्लम खुल्ला बुक लिखने लगे, न्यूज़पेपर लिखने लगे, और प्ले में भी एक्टिंग करने लगे। ये उनको मिला था राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ जो एक्ट था उनका पास हुआ था, ठीक है, इसके थ्रू। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद तुम्हारे नेपोलियन के बारे में दिया, 1804 में नेपोलियन वहां का राजा बन गया था। वो क्या क्या, उसका आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक करके कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ अच्छा काम भी किया था उसने, एक यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू किया था, वेट्स मेजरमेंट का जो होता है ना, जो किलोग्राम 2 किलो का जो वेट्स होता है उसका यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू कर दिया था, ठीक है, ये कर दिया था। और आखिरकार 1815 में एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये बुक पे तुम्हारा नहीं दिया, पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 4 कंट्री प्रब कंट्री हैं, ठीक है, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों कंट्री ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया, ठीक है। और तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कब, 10th क्लास में। 10th क्लास में नेपोलियन का बारे में दिया है, 1804 यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है, पूरा नेपोलियन के बारे में दिया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, ये था, मैंने शॉर्ट में चैप्टर को समझाया, ठीक है। और मैं नोट्स भेजूंगा, और आप लोग जो है नोट्स को लिखना अच्छी तरह से, फिर जो भी डाउट होगा मुझे पूछना है, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर।